हमारा फाइनली स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 8 आज यहाँ पे हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। टोटल 7 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। डेली हम यहाँ पे आधा घंटा पूरी की पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर हम कुछ ना कुछ रिवाइज करते हैं और होप्सो जो हमारे सेशन चल रहे हैं गुड इवनिंग जी, की हाल चाल। चलो भाई, सभी का हालचाल बढ़िया होना चाहिए। तो फाइनली मैं फिर एक बार दोबारा से पूरी की पूरी फैमिली के सामने सर यहाँ पर आ चुका हूँ और मुझे उम्मीद है कि काफी सारे बच्चे इस टाइम यहाँ पे साथ में जुड़ चुके होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो आप सभी को बहुत 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 सारा प्यार। बच्चा कह रहा है सर क्या हो गया आपको और इतना सारा प्यार आप हमें क्यों दे रहे हो? क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। आप ना लाइक इतना मतलब डेली शाम को इतने सारे बच्चे यहाँ पे आते हो तो मुझे आपसे प्यार नहीं होगा? बताओ। मतलब इतनी आप टाइम लगा रहे हो और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये टाइम आपके बहुत काम आएगा। ठीक है जी, आपके टाइम जब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलोगे आप अप्रिशिएट करोगे कि डेली शाम को जो भी हमने यहाँ पे आधा घंटा लगाया था ना, वो हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल था। इतनी मेरी गारंटी है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पे आ चुके हैं वो मुझसे पक्का बात है कि वो ये बात जरूर पूछेंगे यार कि सर एग्जाम पोस्टपोन या कैंसिलेशन के बारे में आपके क्या ओपिनियन है। और ये ऑलरेडी मैं वीडियो बना के डाल चुका हूँ सर। हमें इन झंझटों में अब नहीं पड़ना। कैंसिलेशन पोस्टपोन जो भी होगा वो आईसीएस से बिल्कुल जरूर नोटिफाइड करेगा। अब हमारा बस एक टारगेट है। देखो, आप मेरे एक बार सोच के बताओ, डेली मैं शाम को यहाँ पे आ रहा हूँ, आप डेली शाम को आ रहे हो, इससे बेस्ट हमारे लिए और क्या होगा? तो भैया चाहे एग्जाम पोस्टपोन होंगे, कैंसिलेशन तो बिल्कुल भी ना हो, मैं ये चाहता हूं। बाकी आईसीएस को जो सही लगेगा वो करेगा, बट अगर पोस्टपोन होते हैं तो भैया जब भी पोस्टपोन होंगे हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं होगी। हमें तैयारी करनी है कि हमारे एग्जाम जून में है, अगर वो जुलाई में होंगे तो डबल तैयारी करेंगे। हमारे एग्जाम में मार्क्स अच्छे आने चाहिए, बस ये बात ध्यान देना। तो सिंपल सी बात, मैं पूरी फैमिली को बस एक बात बोलूंगा कि भैया हमारा काम है पढ़ाई करना, पढ़ाई करना, पढ़ाई करना। इन सारी बातों से ऊपर उठ के हमारा बस एक टारगेट होना चाहिए कि हमें पढ़ाई करनी है। सबने रिक्वेस्ट कर दी है, सबने अपना बेस्ट दे दिया है, आईसीएसआई नोटिफाई जरूर करेगा। ठीक है, कई बच्चों को ये बात बुरी लगती है। मैंने जब वीडियो डाली तो बहुत सारे बच्चों ने बोला सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? सर सिंपल सी बात है, आप सब जानते हो कि मेरा सिर्फ एक टारगेट है, बच्चों को पढ़ाना। मैं ऑलवेज आपको डेली शाम को 7 बजे इसलिए आता हूं कि मेरे बच्चे यहाँ पे पढ़ाई के लिए आए। ठीक है जी, मैं ऑलवेज ये बात कहता हूं कि भैया हमारा काम पढ़ाई करना है। एग्जाम पोस्टपोन होंगे, कैंसिलेशन होंगे, हमने अपनी रिक्वेस्ट कर दी है, अब जो भी होगा वो डिपेंड कर देंगे। हमारा काम पढ़ाई करना है जी। तो मेरी फैमिली का सिंगल सिंगल बच्चा बस ये बात ध्यान दे, इन सारी बातों से ऊपर उठ के आपने डेली बेस पे पढ़ाई करनी है। आपने टारगेट बनाने हैं, चाहे एग्जाम जून में हो, चाहे जुलाई में हो, चाहे जैसे भी हो, हमें अपनी तैयारी पूरी करनी है। ठीक है जी, कमिटमेंट कर रहे हो? फटाफट से चैट बॉक्स के अंदर लिखो कि सर यस हम कमिटमेंट कर रहे हैं, अपनी तैयारी हम पूरी करेंगे, तैयारी में कोई कमी नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है जी, चलो वेरी वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर कमिटमेंट कर रहे हैं, तैयारी पूरी करेंगे, आप डेली बस शाम को आ जाना। मैं डेली शाम को 7 बजे यहां पर आपको डेली मिलूंगा सर, आप टेंशन मत लो। जब तक हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होंगे ना तब तक मैं डेली शाम को यहां पर आऊंगा। ठीक है, चलो। अच्छा, अब लास्ट सेशन के अंदर ना कई बच्चों ने कहा था सर वो चैरिटेबल ट्रस्ट आप रिवाइज करवा दो, तो मैं चैरिटेबल ट्रस्ट की रिवीजन आपको करवा दूंगा। अब जिस दिन मुझे रिवीजन करवानी होगी ना, उससे एक सेशन पहले मैं आपको बता दूंगा भाई इस दिन हम चैरिटेबल ट्रस्ट करेंगे, बट अभी नहीं हम कर रहे। पहले हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जब चैरिटेबल ट्रस्ट रिवाइज करना होगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और दूसरी बात, लास्ट सेशन में ना 2 क्वेश्चन में बच्चों का डाउट आया था। एक क्वेश्चन बच्चे का डाउट था, वो डाउट डिस्कस करेंगे। एक और डाउट था, 2 डाउट थे, वो दोनों डाउट डिस्कस करेंगे। देन फिर हम अगला पेपर यहां पे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, इधर सुना ध्यान से। आज हमारे स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 21 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 20 सेशन हमारे हो चुके हैं। ठीक है, आज हमें इनकम टैक्स के जो हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं आईसीएसआई के, उसका पार्ट नंबर 5 आज हमें यहाँ पे करना है। टोटल 2 पेपर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। पेपर नंबर 3 आज हमें स्टार्ट कर रहे हैं, उसके पहले 35 क्वेश्चन आज हमें यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। ठीक है, बट उससे पहले ना 2 बच्चों के डाउट्स थे मेरे पास। एक तो क्वेश्चन नंबर 16 जो लास्ट क्लास के अंदर हमने किया था दिसंबर 15 का, उसमें डाउट बच्चे का बहुत बढ़िया था। हमारा एक पॉइंट यहाँ पे मिस हो गया था, हमने यहाँ पे ना रिबेट माइनस नहीं की थी। यहाँ पे रिबेट माइनस होनी चाहिए, क्योंकि आप सब जानते हो अगर इनकम 5 लाख रुपए तक होगी ना तो 12,500 रुपए की रिबेट मिलती है। और आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि रिबेट आपको लॉटरी की इनकम होगी तो भी रिबेट मिलेगी,
तो यहाँ पे हमारा एक पॉइंट मिस क्या हो गया था कि हमने 90,000 का टैक्स निकाला था, 90,000 में ना हमने 4% सेस ऐड कर दिया था। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, 90,000 का टैक्स आएगा, उसमें 12,500 रुपए की पहले रिबेट माइनस करेंगे, रिबेट माइनस करने के बाद जो भी आपका टैक्स आएगा उसमें आप सेस ऐड करोगे, फिर आपका फाइनल आंसर आएगा 80,600 रुपए। इसको प्लीज चेंज कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि उस बच्चे ने बहुत सही बोला कि सर वो रिबेट वाला पॉइंट, वो ऑब्वियस सी बात है सेशन के अंदर ध्यान नहीं रहा। रिबेट माइनस होगी, 100% माइनस होगी, क्योंकि इनकम आपकी 5 लाख रुपए तक है। अब चाहे वो लॉटरी की इनकम ही क्यों ना हो, आपको मैंने कहा था बस सिर्फ एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं, सेक्शन 112 कैपिटल ए के, उस इनकम में से रिबेट माइनस नहीं होती, बाकी हर इनकम में से रिबेट माइनस होती है, ठीक है जी। लॉटरी की इनकम है, रिबेट माइनस होगी, 12,500 की रिबेट माइनस होगी। रिबेट का लॉ चेंज हो चुका है, रिबेट अब हो चुकी है 12,500 रुपए की। तो जो भी आपका टैक्स आएगा उसमें 12,500 माइनस करोगे, फिर जो टैक्स आएगा इंक्लूडिंग सेस करोगे, तो आपका फाइनल आंसर जो इस क्वेश्चन में निकल के आएगा ना, वो आएगा 80,600 रुपए। तो प्लीज इसको रेक्टिफाई कर लेना, आपका नया आंसर ये वाला है, ठीक है जी। तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। तो यहां पे अब रिबेट हमने माइनस कर दी है, तो रिबेट माइनस करने के बाद टैक्स कितना निकल के आ रहा है, 77,500 प्लस में 4% सेस, 80,600 रुपए आपका आंसर ये निकल के आ रहा है, ठीक है जी। एक तो बच्चे का ये डाउट था, इसको हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया। मैं दोबारा बोल रहा हूं, रिबेट आपको हर इनकम में से मिलती है, सेक्शन 112 कैपिटल ए के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन छोड़कर बाकी सब में से आपको रिबेट मिलती है। तो लॉटरी की इनकम क्यों ना हो, चाहे वो इनकम 5 लाख तक हो, लॉटरी की इनकम क्यों ना हो, तो भी आपको रिबेट मिलेगी, ठीक है जी। तो यहां से रिबेट माइनस करेंगे, फिर जो टैक्स आएगा उसमें सेस ऐड करेंगे, तो आपका फाइनल आंसर ये वाला निकल के आएगा। क्लियर है, पक्का पक्का, यस सर। अब एक बच्चे का और डाउट था, क्वेश्चन नंबर हमारा 32 था, इसमें डाउट था कि सर जो ये इनहेंस कंपनसेशन है, इसमें ये 2 लाख रुपए टैक्सेबल क्यों नहीं किए। सर आपने क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा कि इनहेंस कंपनसेशन टैक्सेबल तभी होता है जब वो रिसीव हो जाए। तो इन्होंने क्या बोला कि वो ड्यू हो चुके हैं बट वो रिसीव नहीं हुआ, तो रिसीव मुझे कितना हुआ, सिर्फ 7 लाख रुपए रिसीव हुआ, तो जितना मुझे रिसीव होगा वही टैक्सेबल करूंगा। तो यहाँ पे आंसर 9 लाख रुपए नहीं आएगा, आंसर 7 लाख रुपए आएगा। तो इस बच्चे का डाउट ये था कि सर ये 2 लाख रुपए टैक्सेबल क्यों नहीं किए। इसलिए नहीं किए क्योंकि वो पैसा रिसीव नहीं हुआ, और अगर इनहेंस कंपनसेशन आपको रिसीव नहीं होता तो पैसा वो टैक्सेबल नहीं होगा, जितना मुझे रिसीव होगा वही बस टैक्सेबल होगा। तो 7 लाख रुपए रिसीव हुए हैं, 7 लाख रुपए टैक्सेबल करने, 9 लाख रुपए हमें टैक्सेबल नहीं करने, तो इसका आंसर जो है 7 लाख है। हमने लास्ट क्लास में 7 लाख ही किया था, दैट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये दूसरा डाउट था एक बच्चे का, ये दोनों डाउट थे, इसके अलावा कोई डाउट मेरे पास आया नहीं था। बाकी जो भी इसके अंदर और भी कोई डाउट्स होंगे ना, तो प्लीज मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है जी। लो जी फाइनली फिर हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों को बुला लो, हमारे 7 मिनट हो चुके हैं। कई बच्चों को लग रहा होगा कि अभी तक टाइम वेस्ट चल रहा था, तो उन बच्चों को फटाफट से बुला लो भाई, अब सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, नया पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और पहले 35 क्वेश्चन आज हमें प्रैक्टिस करने हैं, दैट इज जून 16। अब जून 16 में जितने क्वेश्चंस आए थे उसको हम रिवाइज करेंगे एज पर लेटेस्ट लॉ। जून 16 में जितने क्वेश्चन इनकम टैक्स के थे उसको हम रिवाइज करेंगे एज पर लेटेस्ट लॉ। आओ जी स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्टार्ट करें, पक्का पक्का, यस सर। आओ जी क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ जी। लो जी क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर ही गलत दिया हुआ है, उसको हम रिवाइज करते हैं। आओ जी एक बार क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 ये बात कहना चाह रहा है, मिस्टर अरुण है, एक नॉन रेजिडेंट है, इंडिया के, सेलिब्रेट इज 80 बर्थडे 10 अक्टूबर 2019, ठीक है। इफ इज टोटल इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर दैट इज ₹6 लाख, हिज इनकम टैक्स लाइबिलिटी फॉर द प्रीवियस ईयर 1920। लोरी क्या कहना चाह रहे हैं, एक नॉन रेजिडेंट है, उसकी एज 80 साल हो चुकी है, उसकी टोटल इनकम 6 लाख रुपए है, उसका टैक्स निकालना है। मेरी पूरी फैमिली, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़े, उसने क्वेश्चन में बोला नॉन रेजिडेंट। आपको मैंने क्लास के अंदर भी चिल्ला चिल्ला के एक बात बोली थी कि अगर कोई एनआर होगा ना, तो उसके केस में एज हमारे किसी काम की नहीं होती, क्योंकि एनआर वाले केस में हर केस में एग्जम्पशन लिमिट कितनी मिलती है, 2.5 लाख वाली। तो भैया कंफ्यूज करने के लिए उसने क्या बोल दिया, 80 साल का हो गया, तो 80 साल का हो गया तो मैं क्या करूं, क्योंकि अगर ये रेजिडेंट होता, मैं एज चेक करता, ये एनआर है, एज मेरे किसी काम की नहीं है। तो अगर एज मेरे किसी काम की नहीं है, एग्जम्पशन लिमिट कितनी मिलेगी, 2.5 लाख वाली मिलेगी। तो अगर इनकम 6 लाख रुपए है, तो 5 लाख से कितनी ज्यादा है, 1 लाख रुपए, उसका 20% टैक्स आ गया। फिर 5 लाख में से 2.5 लाख एग्जम्प्ट हो गए, बैलेंस 2.5 लाख पर कितना लगेगा, 5%, 12,500, प्लस में यहां पर 20,000, 32,500, प्लस में 4%, 33,800 रुपए इसका टैक्स निकल के आएगा, जो इसमें नहीं दिया हुआ। ये पुराने लॉ से किया हुआ है,
इन्होंने पुराने रेट यूज किए हुए हैं, अब पुराने रेट एप्लीकेबल नहीं होंगे, अब नए रेट एप्लीकेबल होंगे। नए रेट के अकॉर्डिंग आपका जो इनकम टैक्स निकल के आएगा ना, वो ये निकल के आएगा। दोबारा बोल रहा हूं मैंने कैसे निकाला है। ये जो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, जो व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर रहे हैं, ऑनलाइन लूडो खेल रहे हैं, ऑनलाइन पबजी खेल रहे हैं, उन्हें बहुत बड़ा पाप लगेगा जी। ये लूडो और पबजी ने पूरा इंडिया बर्बाद कर दिया इस टाइम लॉकडाउन के अंदर। मतलब मुझे कई बच्चे मैसेज करते हैं, सर लूडो खेलोगे मेरे साथ? मैं उसको बोलता हूं नालायक, लूडो नहीं खेलूंगा, इनकम टैक्स खेलूंगा, खेलना है तो बताओ। बच्चा कह रहा है लूडो खेलोगे, इधर देखो ध्यान से, नालायक इनकम टैक्स खेलो, लूडो तो हम बाद में भी देख लेंगे। अब मुझे फटाफट सोच के बताना, यहां पे क्वेश्चन में एनआर है, अगर एनआर की बात करूंगा, एज मेरे किसी काम की नहीं होगी। दोबारा बोल रहा हूं, एनआर वाले केस में एज किसी काम की नहीं है। इनकम 6 लाख रुपए है, एग्जाम्पशन में 2.5 लाख वाली है, 2.5 लाख तक एग्जाम्प्ट है, 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक 5%, और 5 लाख से लेकर 10 लाख तक 20%, 10 लाख से ऊपर 30%। इनकम 6 लाख रुपए है, 5 लाख से ऊपर 1 लाख रुपए है, उसका 20% 20,000 रुपए। फिर इनकम 2.5 लाख एग्जाम होगी, बैलेंस 2.5 लाख का 5% 12,500 रुपए, 32,500 प्लस में 4% सेस, 33,800 रुपए इसका आंसर निकल के आएगा। दैट इज करेक्ट आंसर, बस ये बात ध्यान देना। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, इसको सही कर लेना। आंसर गलत दिया हुआ है, रिवाइज आंसर जो है वो 33,800 रुपए है। उसके बाद देखो जी क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। अल्फा लिमिटेड है, एक इंडियन कंपनी है, और वो कहना चाह रहे हैं उसका रेजिडेंशियल स्टेटस बता दो। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा ही नहीं जी, मैं नहीं क्वेश्चन पढ़ रहा। आगे बच्चा कह रहा है क्यों नहीं पढ़ रहे, आपको आता नहीं क्या? नालायक, मैं क्वेश्चन क्यों पढ़ूंगा? इंडियन कंपनी है, और आपको मैंने पहले भी कहा था, इंडियन कंपनी की प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहीं पर भी हो, हमेशा वो क्या बनेगी? रेजिडेंट बनेगी। अब देखो उसने आगे बेकार की बातें बोली हैं, कह रहा कंट्रोल यहां है, बिजनेस यहां कैरी कर रहे हैं, तो भैया मैं क्या करूं? कंट्रोल कहीं पर भी हो, बिजनेस कहीं पर भी कैरी करें, अगर वो इंडियन कंपनी है तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मेरे किसी काम का नहीं है, हमेशा क्या बनेगी? रेजिडेंट बनेगी। और आप सब जानते हो, आपने क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट हम चेक कब करते हैं? अगर कंपनी फॉरेन कंपनी होती है, ये कंपनी इंडियन है, हमेशा रेजिडेंट बनेगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, रेजिडेंट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के पास आओ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं रामसन इंडस्ट्री एक्वायर ए फैक्ट्री बिल्डिंग फॉर द सेल्फ यूज इन नवंबर 19। द वैल्यू ऑफ लैंड और द बिल्डिंग वाज रुपीज 5 लाख एंड द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग वाज रुपीज 10 लाख। लैंड की वैल्यू 5 लाख रुपए है, बिल्डिंग की वैल्यू 10 लाख रुपए है। द अमाउंट ऑफ एलिजिबल डेप्रीसिएशन अलाउेबल फॉर असेसमेंट ईयर। पहले तो मुझे इतना बताओ, क्या लैंड पर आपको डेप्रीसिएशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपको मैंने पहले भी कहा था, अगर कोई कैपिटल खर्चा लैंड के ऊपर करोगे, ना तो वो खर्चा अलाउड होता है, ना ही डेप्रीसिएशन मिलता है। बिल्डिंग आपकी 10 लाख रुपए की है, उसके ऊपर मिलेगा। और आप सब जानते हो, मेरी क्लास के पूरे जितने बच्चे सामने बैठे हैं, ऑनलाइन जितने बच्चे सामने बैठे हैं, आप सब जानते हो बिल्डिंग पर रेट ऑफ डेप्रीसिएशन किस रेट से लगता है? 10% से लगता है। उसने बोला नवंबर में यूज किया, तो अगर नवंबर में यूज किया तो नवंबर से लेकर 31 मार्च आपने यूज किया लेस देन 180 डेज। और अगर याद करो, आपने क्लास के अंदर पढ़ा होगा, अगर आप यूज करोगे लेस देन 180 डेज आपको मिलेगा हाफ। तो 10% मिलेगा, 5% मिलेगा, 5% मिलेगा। तो भैया 10 लाख रुपए की बिल्डिंग है, 5% रेट लगेगा, 50,000 रुपए। तो आंसर क्या निकल जाएगा? 50,000। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एक बार मैं दोबारा बोलूंगा, सर आपने क्लासेस में जब चैप्टर किया होगा ना पीजीबीपी का, तो आपको टीचर ने बात बोली होगी कि जब भी आप एसेट यूज करोगे लेस देन 180 डेज, तो जो भी आपका डेप्रीसिएशन होगा ना, वो हाफ हो जाएगा। तो अगर रेट 10% है तो 5% हो जाएगा, अगर रेट 15% है तो 7.5 हो जाएगा, अगर रेट 30% है 15 हो जाएगा। तो बिल्डिंग पर रेट क्या लगेगा? 10, और 10 का अगर हाफ करूंगा तो कितना लगेगा? 5। 10 लाख की बिल्डिंग है, उसका 5% कितना आएगा? 50,000 रुपए। ये मेरा आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या निकल के आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा है? अच्छे से आ रहा है? नहीं आ रहा एक बार रिवीजन कर लेना, उसके बाद समझ में पक्का पक्का आ जाएगा। उसके बाद देखो जी क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 4 तो बिल्कुल आसान है जी। वो कह रहे हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अंडर सेक्शन 115O शैल बी डिपोजिट विद इन 14 डेज। याद करो, आपने क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि जब कोई कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स काटती है तो 14 डेज में उसको वो टैक्स जमा करवाना पड़ता है। तो वही कहना चाह रहा है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है वो कितने दिन में जमा करवाना होगा? आंसर 14 डेज। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो ध्यान रखना 14 डेज में हर कंपनी को सीडीडी काट के जमा करवाना होता है। ये बात लिखी हुई है सेक्शन 115O जो आपने किया होगा ना अदर सोर्स के चैप्टर में, उसमें लिखा हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आओ। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? वो कह रहे हैं स्मिता, मिस स्मिता इनहेरेंट ए वेकेंट साइट लैंड
consequent to the demise of her father 10th June 2010 the land was acquired by father 10th April 1990। ये सर मैंने चेंज किया हुआ है, आपकी डेट आप देख रहे होगे, डेट वहां पर लगोगी, ये डेट चेंज कर लेना क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत पुराना है, उस क्वेश्चन को हमें रिवाइज करना है। यहां पर रेट आएगी 2010, यहां पर आएगी 1990 फॉर 40,000। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड 1 अप्रैल 2001 रुपीज 60,000 एंड ऑन द डेट ऑफ इनहेरिटेंस 10th जून 10 को 2 लाख रुपए है द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर मिस स्मिता। क्या कहना चाह रहे हैं? वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि स्मिता को उसके फादर की डेथ के बाद इनहेरिटेंस में एक प्रॉपर्टी मिली, उसके फादर ने वो प्रॉपर्टी एक्वायर की थी, उसके एक्वायर कब की थी, यहां उसने वो डेट दी हुई है, यहां डेट एक्वायर 1990 में। अब सोच के बोला 1990 में उसके फादर ने प्रॉपर्टी परचेज की थी 40,000 रुपए की, 141 को उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 60,000 रुपए है। सोच के मुझे बोलना, आपने कैपिटल गेन में किया होगा कि जब भी कैपिटल गेन में हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालते हैं और अगर प्रॉपर्टी मेरी 141 से पहले की होती है तो कॉस्ट हम क्या लेते हैं, परचेज प्राइस, और 141 की एफएमवी विच एवर इज हायर। तो आपने बोल देना परचेज प्राइस मेरा 40,000 है, एफएमवी मेरी 60,000 रुपए है, तो मेरी कॉस्ट क्या बनेगी, 40 बनेगी 60 बनेगी, 60 बनेगी, तो आंसर क्या निकल के आएगा 60,000। दैट इज करेक्ट आंसर। एक बच्चा कहता है सर जिस दिन इनहेरिटेंस किया उस दिन की उसकी वैल्यू तो 2 लाख रुपए है, वो वैल्यू मेरे किसी काम की नहीं है, कंफ्यूजन के लिए दी हुई है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं सर, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे बहुत सारी लाइनें कंफ्यूजन के लिए दी होंगी, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, जो लो आपने क्लास के अंदर पढ़ा होगा उसी लो को यूज करना, आंसर आपके सही आएंगे। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं अपने कैपिटल गेन जब पढ़ा होगा तो कैपिटल गेन में आपने जरूर पढ़ा होगा कि अगर प्रॉपर्टी 141 से पहले की होती है तो 141 से पहले की प्रॉपर्टी की कॉस्ट लेते हैं परचेज प्राइस और 141 की फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। तो भैया वो 40,000 रुपए है, 141 की एफएमवी 60,000 रुपए है, तो हायर क्या बनेगा 60,000, ये मेरी कॉस्ट बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये है। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट्स अगर बीच में हो ना तो कमेंट बॉक्स में मत लिखना, मैं दोबारा बोल रहा हूं चैट बॉक्स में मत लिखना, जो भी डाउट्स होंगे वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में डाल देना, सारे डाउट्स आपके ले लूंगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहां से काट दो जी, क्वेश्चन नंबर 5 अभी गलत है, क्वेश्चन नंबर 5 यहां से काट दो, क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 यहां से काट दो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है एन एम्प्लॉई ऑफ ए कंपनी हु वाज एंटाइटल्ड फॉर ए ग्रेचुटी ऑफ ₹8 लाख also receive 12 lakh by commuting 40% of his pension, the taxable amount of commute pension। बताओ जी, वो कहना चाह रहे हैं एम्प्लॉय को ग्रेचुटी मिली 8 लाख, 12 लाख रुपए की पेंशन मिली है और 40% कम्यूट कराई है। याद करो आपने क्लास में लो क्या पढ़ा होगा कि अगर कोई पेंशन कम्यूट पेंशन होती है, अगर वो गवर्नमेंट को मिलेगी फुली एग्जम्प्ट होती है, और अगर वो नॉन गवर्नमेंट को मिलेगी तो उसके दो केस होते हैं। दो केस कौन कौन से? अगर साथ में ग्रेचुटी मिल रही है तो एग्जम्पशन मिलती है 1/3, और अगर ग्रेचुटी नहीं मिल रही तो एग्जम्पशन मिलती है 1/2। और ये 1/3 1/2 किसका, मैंने क्लास के अंदर भी कहा था, ऑफ 100% कम्यूटेड पेंशन शैल बी एग्जाम। मतलब जितनी पेंशन मिली उसका 1/3 नहीं, जितनी पेंशन मिली उसका 1/2 नहीं, वो जितनी पेंशन कम्यूट कराई अगर वो 100% कम्यूट करवाते फिर कितनी पेंशन मिलती, उसका 1/3 उसका 1/2। ये सारी बातें अपने सैलरी के चैप्टर में जब रिटायरमेंट बेनिफिट की होंगे पेंशन वाले उसमें आपने की होंगी। और जिस बच्चे नहीं की रिवीजन क्लास देख लेना 19 घंटे की, थोड़ा सा टाइम लगा लो भैया, इतने बिजी मत बनो। 19 घंटे की रिवीजन क्लास को अगर फास्ट करके देखोगे 10-12 घंटे में खत्म हो जाएगी, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे ये। तो जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत पुराना लो पढ़ा हुआ है या जिनको याद ही नहीं है उन्होंने पढ़ा क्या है, तो रिवीजन क्लास भी देख लोगे तो भी काम चल जाएगा। नहीं तो ये सारी मेहनत डेली जो शाम को आके करता हूं ना वो सारी वेस्ट हो जाएगी। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, जब मैं बात बोलता हूं ना 1/3 1/2, कई बच्चों के आगे खुली की खुली रह जाती है। बच्चा कहता किया क्या था ये हमने, सर आप याद करो 1/3 1/2 किसका, 1/3 1/2 उसका जो 100% पेंशन निकल के आ रही है उसका 1/3 उसका 1/2। तो सोच के बोला ये 12 लाख रुपए कितने परसेंट है, 40% है। तो अगर ये 12 लाख रुपए 40% है तो 100 कितनी आएगी, 30 लाख रुपए। अब साथ में ग्रेचुटी मिल रही है, अब अगर साथ में ग्रेचुटी मिल रही है तो 30 लाख का 1/3 कितना आ गया, 10 लाख रुपए। अब ये 10 लाख रुपए एग्जम्प्ट है, किसमें से, जितनी पेंशन मिली कितनी है 12 लाख, एग्जम्प्ट कितने हैं 10 लाख, ये 2 लाख रुपए टैक्सेबल आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब सर अगर आप इसको भी मुश्किल बोलोगे
तो पेपर बहुत मुश्किल बनेगा, और ये क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इसमें सिर्फ एक चीज मुश्किल होती है, बच्चे को ना ये नहीं पता होता कि एग्जाम्शन जो मुझे 1/3 1/2 लेनी है वो किस वैल्यू की लेनी है। मैं दोबारा बोलूंगा, मेरे लाल, मेरे काले, मेरे पीले, जब भी आप निकालोगे तो जितनी पेंशन कम्यूट कराई है उसको पहले 100% पे ले जाओ। 100% पे लेके जाने के बाद अगर ग्रेचुटी है तो उसका 1/3 कर दो, अगर ग्रेचुटी नहीं मिल रही उसका 1/2 कर दो। क्वेश्चन में साफ साफ बोला ग्रेचुटी मिल रही है, तो भैया 100% मेरा आ रहा है 30 लाख रुपए, उसका 1/3 10 लाख रुपए एग्जम्प्ट है। ये 10 लाख किस में से एग्जम्प्ट है? जितनी पेंशन मिली, मिली कितनी है? 12 लाख, तो उसमें 10 लाख एग्जम्प्ट है, 2 लाख रुपए टैक्सेबल। क्वेश्चन आपका ये आएगा, तो यहाँ पे 2 लाख रुपए क्या निकल के आ जाएगा जी? टैक्सेबल। ये हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखो जी, क्वेश्चन नंबर 8 भी सैलरी का है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो जी क्या कह रहे हैं, रवि इज रिसीविंग 10,000 एज मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, और उसने क्वेश्चन के अंदर मांगा पता क्या है? अमाउंट ऑफ मेडिकल अलाउंस टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ। कमाल कर दिया सर, क्वेश्चन इतना बड़ा दे दिया, इतना कंफ्यूज कर दिया, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। याद करो मैंने क्लास के अंदर कहा था मेडिकल अलाउंस और मेडिकल परक्यूजिट में फर्क होता है। मेडिकल परक्यूजिट आपके एग्जाम्प्ट हो सकते हैं, इट मींस अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को मेडिकल बेनिफिट दिया, मेडिकल परक्यूजिट दिया, उस केस में एग्जाम्प्ट हो सकता है। मेडिकल अलाउंस हर केस में फुली टैक्सेबल होगा। सोच के बोलना क्वेश्चन में क्या बोला है, मेडिकल फैसिलिटी बोली है, मेडिकल परक्यूजिट बोला है, या मेडिकल अलाउंस बोला है? मेडिकल अलाउंस बोला है, तो अगर मेडिकल अलाउंस होगा ना तो फुली टैक्सेबल होगा, कुछ भी एग्जाम्प्ट नहीं होगा। तो उसने मुझसे मांगा क्या है, कितना टैक्सेबल होगा। अब आगे बेकार की बातें कर रहे हैं, कह रहा है 2,000 पे यहां खर्चा किया, 3,000 पे यहां खर्चा किया। भैया खर्चा कहीं पर भी किया हो, अलाउंस मेडिकल अगर होगा ना फुली टैक्सेबल होगा। एग्जाम्शन मेडिकल परक्यूजिट वाले केस में है, मेडिकल अलाउंस वाले केस में नहीं है। तो यहां पे फुली टैक्सेबल मतलब 10,000 पे फुली टैक्सेबल, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और ये मेडिकल परक्यूजिट आप सब जानते हो एग्जाम्प्ट कब होता है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल है, लोकल अथॉरिटी है, सारी बातें अपने मेडिकल फैसिलिटी के अंदर पड़ी होंगी। तो मेडिकल फैसिलिटी एक अलग केस बनता है, मेडिकल अलाउंस एक अलग केस है। तो क्वेश्चन अलाउंस का है, मेडिकल अलाउंस फुली टैक्सेबल, ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो जी क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, मिस जानवी इज प्रोवाइडेड विद इंटरेस्ट फ्री लोन बाय एम्प्लॉयर फॉर द परचेज ऑफ ए हाउस, द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट शैल बी। आपने आप बोल देना, बिल्कुल गिरा हुआ क्वेश्चन है जी। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया, तो उस केस में एम्प्लॉय के हाथ में परक्यूजिट क्या बनेगा? याद करो मैंने कहा था जिस ईयर में लोन दिया होगा उस ईयर की 1 अप्रैल को जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेट होगा ना उसके रेट से कंपेयर करेंगे। तो आंसर देखो वही होगा, सिंपल इंटरेस्ट कंप्यूटेड एट द रेट चार्ज बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन द 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जिस ईयर में लोन दिया उस ईयर की 1 अप्रैल को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या रेट था उससे कंपेयर करोगे तो आंसर आपका निकल के आ रहा है। आपको मैंने पहले भी कहा था क्वेश्चन में कई सारे बैंक दिए होंगे, वो सारे बैंक बेकार के होंगे, कंफ्यूजन के लिए होंगे। 1 अप्रैल को एसबीआई का जो रेट होगा ना उससे कंपेयर कर लेना, आंसर आपका वो आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखो जी, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, वो कह रहे मिस पद्मजा let out a property 20,000 per month during the year 1920. The municipal tax on the let out property was enhanced retrospectively. Hence, she paid 60,000 as municipal tax, which include arrears of municipal tax 45,000. Her income from house property बताओ जी कितनी आएगी? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है सर। पहले तो ऐसा करो जीएवी निकालते हैं। जीएवी कितनी आएगी? 20,000 पर मंथ मल्टीप्लाई 12, 2,40,000 पे आ गई, माइनस म्युनिसिपल टैक्स। सोच के बोलना म्युनिसिपल टैक्स कितने माइनस करूंगा? 60,000, या जो करंट ईयर के हैं 15,000 वो माइनस करूंगा, या जो 45,000 पे पिछले सालों के हैं वो करूंगा। याद करो मैंने क्लास के अंदर कहा भी था म्युनिसिपल टैक्स आपको सारे माइनस करने होते हैं चाहे वो किसी भी साल के हो। लो में क्या लिखा हुआ है? म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब जिस साल की इनकम निकालोगे उस साल जितने भी म्युनिसिपल टैक्स पे करोगे सारे माइनस कर दो, तो भैया पूरे के पूरे माइनस होंगे। 60,000 माइनस कर दिए, एनएवी आ गई 1,80,000, और माइनस करूंगा 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो इनकम आएगी 1,26,000 पे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ये आपको आंसर दिया हुआ है। अब देखो जिस बच्चे को यही नहीं पता कि मुझे म्युनिसिपल टैक्स सारे माइनस करने हैं तो वो क्या करेगा? 15,000 माइनस करेगा, 45 माइनस करेगा, ऑप्शन उसके भी दिए हुए हैं। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं म्युनिसिपल टैक्स आपको सारे माइनस करने होते हैं
चाहे वो किसी भी साल के हो, बस कंडीशन एक है, पेड होने चाहिए, पेबल माइनस नहीं होगा, और पेड किसने की हो, ओनर ने पे की हो। तो यहाँ पे 60,000 पे है, म्युनिसिपल टैक्स सारे के सारे पे कर दिए, तो मैंने सारे माइनस कर दिए, फिर माइनस 30%, आंसर आएगा 126। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 काट दो जी, क्वेश्चन नंबर 11 काट दो। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, पीजीबीपी का एक सेक्शन था 32 एसी, जो अब खत्म हो चुका है। कई बच्चे सोच रहे होंगे वो तो भी है नालायक, वो 32 एडी है, वो 32 एसी नहीं है, एसी खत्म हो चुका है, अब एक सेक्शन 32 एडी है। तो एक क्वेश्चन एसी का है, एसी डिलीट हो चुका है, अब हमारे किसी काम का नहीं है, तो मैंने क्वेश्चन यहां से हटा दिया। क्वेश्चन नंबर 12 देखो जी, वेयर एन एसेट यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च, आप एक एसेट यूज कर रहे हो साइंटिफिक रिसर्च, ये क्वेश्चन किसका है, पीजीपी के चैप्टर का है। फॉर मोर देन 3 years इज सोल्ड विदाउट हैविंग बीइंग यूज्ड फॉर द अदर पर्पस, then the sale proceed to the extent of the cost of asset already allowed as deduction under section 35 in the past year shall be treated as business income। बताओ इसके अंदर है क्या, वो ये बात कहना चाह रहे हैं, एक आपने साइंटिफिक रिसर्च वाली एसेट ली थी, उसकी डिडक्शन आपने ऑलरेडी ले ली थी, उसके बाद आपने उस एसेट को सेल कर दिया। तो याद करो मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप साइंटिफिक रिसर्च वाली एसेट की डिडक्शन क्लेम कर चुके हो, उसके बाद उसको सेल कर रहे हो, तो जितनी भी रिकवरी होगी वो टैक्सेबल कहां पर होगी, पीजीपी के अंदर। उसने वही पूछा है कि जब साइंटिफिक रिसर्च वाली एसेट ली थी, डिडक्शन क्लेम कर ली थी, उसके बाद सेल कर दिया, और जो भी मुझे रिकवरी हो रही है वो इनमें से किस हेड की इनकम मानूंगा, पीजीपी हेड की इनकम मानूंगा। तो आंसर नंबर ए जो होगा ये करेक्ट बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये सेक्शन 41(3), जिस बच्चे को सेक्शन नंबर याद होंगे, 41(3) एक सेक्शन है, उसके अंदर 41(3) में साफ साफ लिखा है कि भैया अगर आपकी साइंटिफिक रिसर्च वाली एसेट आप डायरेक्टली मार्केट के अंदर बेच देते हो, तो जो भी रिकवरी आप करोगे वो टैक्सेबल कर देना बिजनेस की इनकम मानकर। यह क्वेश्चन उस सेक्शन का है, तो 41(3) आप घर में जाके पढ़ोगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखो जी, वो कह रहे हैं वेयर असेसी डूइंग ए बिजनेस इंकर एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पेमेंट मेड टू ए पर्सन इन ए डे एक्सीड। अब यहां पे ना 20,000 की लिमिट नहीं है, अब लिमिट यहां पे 10,000 की हो गई है, तो ये 20,000 को कर देना 10,000 पे। शुड बी पेड थ्रू अकाउंट पे चेक और डिमांड ड्राफ्ट टू क्लेम डिडक्शन फॉर सच एक्सपेंडिचर, दिस रिस्ट्रिक्शन डज नॉट अप्लाई। पता क्या कहना चाह रहे हैं, याद करो आपने पीजीपी के चैप्टर में किया होगा कि अगर मुझे पेमेंट करनी है 10,000 से ऊपर की, तो पेमेंट करनी कैसे होगी, अकाउंट पे चेक से, अकाउंट पे ड्राफ्ट से, या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से। और अगर पेमेंट वैसे नहीं करूंगा सारा खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। बट मैंने कहा था एक रूल नंबर 6DD आपने पढ़ा होगा, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपने पेमेंट इनमें से कहीं पर भी की है, चाहे पेमेंट जितनी मर्जी करो, चाहे कैश में करो, तो भी अलाउड है। तो गवर्नमेंट वही बात कहना चाह रही है कि ऐसे कौन कौन से केस हैं जहां पर वो रिस्ट्रिक्शन अकाउंट पे चेक वाली एप्लीकेबल नहीं होगी। तो देखो जी, पेमेंट मेड टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहां पर भी एप्लीकेबल नहीं होती। पेमेंट मेड टू कल्टीवेटर, यहां पर भी एप्लीकेबल नहीं है। पेमेंट ऑफ टर्मिनल बेनिफिट टू एम्प्लॉई नॉट एक्सीडिंग 50,000, यहां पर भी नहीं, आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। और ये सारी बातें पता कहां दी हुई हैं, रूल 6DD है। ये क्वेश्चन पता किसका है, ये क्वेश्चन घर जाके देख लेना, ये क्वेश्चन है, एक सेक्शन आपने पढ़ा होगा, सेक्शन 40A3, सेक्शन 40A3 आपने पढ़ा होगा। उस सेक्शन में साफ साफ लिखा है कि अगर पेमेंट करनी है 10,000 तक कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट करोगे 10,000 से ऊपर अकाउंट पे ही चेक से करनी है। बट कुछ केस ऐसे होंगे जहां पर कैश भी अलाउड है, रूल नंबर 6DD है, ये सारी बातें उसकी हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर ये बनेगा। ठीक है जी। उसके बाद देखो जी, अप्पू लिमिटेड कॉन्ट्रीब्यूट 8,70,000 टूवर्ड्स प्रोविडेंट फंड अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉई, it actually remitted 5 lakh up to 31st March and 2,50,000 up to due date for the filing of returns specified in section 139(1), the amount liable to tax in its assessment। वो पता क्या कहना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं 8,70,000 पे प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट किए, जिसमें से 5 लाख रुपए 31 मार्च तक जमा करवा दिए और 2,50,000 रुपए रिटर्न की ड्यू डेट तक जमा करवा दिए। तो बताओ कितना टैक्सेबल होगा। तो भैया इन दोनों को माइनस कर दो, क्योंकि याद करो आपने क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि जितना पैसा आप ड्यू डेट तक जमा करवा देते हो उसकी डिडक्शन आपको मिल जाती है, और अगर ड्यू डेट के बाद जमा कराओगे तो वो पैसा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। तो यहां पे 8,70,000 में उसमें से 7.5 लाख रुपए आपने ड्यू डेट तक जमा करवा दिए, बैलेंस क्या बचे 1,20,000 पे, ये हो जाएंगे टैक्सेबल। आपका आंसर ये आएगा। तो सर वो यही कहना चाह रहा है कि भैया अगर कोई पैसा
आपने ड्यू डेट तक जमा नहीं करवाया, वो टैक्सेबल कर देना है। तो उसमें से देखो 5 लाख रुपए 31 मार्च, 2.5 लाख रुपए ड्यू डेट, तो अगर 7.5 लाख रुपए जमा करवा दिए तो बैलेंस कितने बचे? 120 बचे ना, तो वो क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल। तो आंसर 120 आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपका ये है जी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखो जी, अंडर विच सेक्शन द असेसी हैज टू री इन्वेस्ट द एंटायर नेट कंसीडरेशन टू क्लेम फुल एग्जम्पशन फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न ड्यूरिंग ए प्रीवियस ईयर। याद करो कैपिटल गेन में आपने एक सेक्शन 54 की सीरीज की होगी, याद आ रहा है? 54, 54F, 54B, 54G, 54GA, उसमें क्या लिखा है कि जब भी आपके कैपिटल गेन आएंगे वो कैपिटल गेन सारे एग्जम्प्ट हो जाएंगे अगर आपने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया इन जगह पर। तो वही बात कहना चाह रहे हैं, इनमें से ऐसा कौन सा सेक्शन है जो ये बात बोलता है कि आपको नेट कंसीडरेशन इन्वेस्ट करना है अगर कैपिटल गेन एग्जम्प्ट करवाने हैं? तो भैया वो सेक्शन 54F है, क्योंकि 54EC में लिखा हुआ है कैपिटल गेन इन्वेस्ट करने हैं, 54GA में लिखा हुआ है कैपिटल गेन इन्वेस्ट करने हैं, 54D में लिखा हुआ है कैपिटल गेन इन्वेस्ट करने हैं, 54F में लिखा हुआ है सेल प्राइस इन्वेस्ट करना है। तो उसने क्वेश्चन में मुझसे यही पूछा है कि ऐसा सेक्शन कौन सा है जिसमें यह लिखा है सेल प्राइस इन्वेस्ट करना है, तो वो सेल प्राइस इन्वेस्ट करने वाला सेक्शन है 54F। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा सही आंसर है। सर तो ऐसे हमें फिर इतने सारे क्वेश्चन जब हम कर लेंगे तो फिर हमें याद कैसे रहेंगे? याद पता है कैसे रहेंगे? जब ये वीडियो खत्म होने के बाद ये दोबारा वीडियो देखोगे और सारे क्वेश्चन खुद करोगे ना, तब याद रहेंगे। सिंपल सी बात है सर, मैं आपको यहां पे इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपके माइंड में कुछ ना कुछ बैठ जाए। अगर 35 क्वेश्चन हम करते हैं, अगर 35 में से इस लेक्चर में 20 भी आपको समझ में आ गए ना, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सर 15 क्यों? क्योंकि 15 आप खुद रिवाइज करोगे तो और बढ़िया समझ में आएंगे। क्योंकि ऑब्वियस बात है सर, सारे क्वेश्चन आसान नहीं होते, कुछ क्वेश्चन के ऊपर माइंड लगाना पड़ेगा। और अगर आप ये सोच लोगे कि आधा घंटा मैंने सेशन अटेंड कर लिया, बाद में नहीं पढ़ूंगा, नहीं रिवाइज करूंगा, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो चाहे स्पीड फास्ट करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कम से कम देख लो। और ये सारे क्वेश्चन मैं गारंटी दे रहा हूं सर, आपके एग्जाम में बहुत कम आएंगे। आपको यह पता लग जाएगा कि आपका इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता कैसे है। क्योंकि एक बच्चे ने मेरे को कमेंट डाल दिया था कि सर आपने पिछली बार भी कहा था और आपने क्वेश्चन कराए थे आईसीएसई के, उसमें से कुछ नहीं आया। और मैंने उसको रिप्लाई भी किया था कि अगर एक बार कुछ नहीं आया तो आने वाले कई साल में कुछ भी नहीं आएगा। ऐसा करो फिर सारी बुक्स ही छोड़ दो। मेरी बुक में 4000 क्वेश्चन है, किसी बुक में 5000 है, किसी बुक में 3000 है, 2000 है। अगर मान लो बाई चांस एक चैप्टर में से उसमें से क्वेश्चन नहीं बनता तो क्या अगली बार रिवीजन नहीं करोगे? मुझे समझ नहीं आता उस बच्चे को मैं क्या बोलूं कि भैया 5 साल के पेपर दिए इस बार, मतलब 10 अटेम्प्ट के क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं नाना करते भी इतनी गारंटी है 10 क्वेश्चन तो पूछेगा, 15 तो पूछेगा। और जब सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, रिवाइज आंसर मैं दे रहा हूं, उसमें करने में भी दिक्कत है, तो भैया फिर तो मैं एक ही चीज बोल सकता हूं, गॉड ब्लेस यू, कि भगवान आपकी सहायता करे। फिर जब सारे क्वेश्चन रिवाइज करने पड़ रहे हैं, डेली बस आधा घंटा के बैठना है, सब कुछ मैं करा रहा हूं। मैं कह रहा हूं आए ना आए, कम से कम ये तो पता लगेगा क्वेश्चन बनते कैसे हैं। यही नहीं पता क्वेश्चन बनते कैसे हैं तो क्या करोगे आप एग्जाम के अंदर? सर ये सारे क्वेश्चन सारे एग्जाम के, ये मेरे खुद के थोड़े हैं, उसको हम रिवाइज कर रहे हैं। बस आपको ये बताना चाह रहा हूं, इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, गलतियां मत करके आना बस, ठीक है। तो जो बच्चे डेली शाम को आधा घंटा आते हैं अच्छी बात है, उनके भले की बात होती है। जो बच्चे नहीं आते मैं तो उनको फिर भी बोलूंगा कि भैया थोड़ा सा समझ जाओ, एग्जाम ऐसे क्लियर नहीं होते। ये बीकॉम के एग्जाम नहीं है, 11वीं 12वीं के एग्जाम नहीं है। थोड़ा सा लेवल पे आके अगर मेहनत करोगे तब आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। चलो जी अब देखो आगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखो जी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर इन ए कंपनी, यूनिट्स और इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट चार्ज विद द सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आर सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स एट द रेट 15%। याद करो कैपिटल गेन में आपने किया होगा ना सेक्शन 111A, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होते हैं उसकी सेल पर एसटीटी पे करते हो तो टैक्स का रेट क्या होता है? 15%। देखो वही सेक्शन 111A, 15% टैक्स लगेगा। उसके बाद ऋषभ रिसीव द फॉलोइंग गिफ्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ऋषभ को गिफ्ट रिसीव हो रहे हैं प्रीवियस ईयर में, कौन कौन से? 50,000 मिला एम्प्लॉयर से, ये तो एम्प्लॉयर वाला गिफ्ट कहां जाएगा? सैलरी में। उसके बाद 1 लाख मिला मदर की सिस्टर से, ठीक है, ये तो हो गया रिलेटेड पार्टी, ये नॉन टैक्सेबल। 10,000 मिला उसके फ्रेंड से ऑन द केस ऑफ मैरिज, मैरिज पर मिलने वाला क्या हो गया? एग्जम्प्ट हो गया, ये भी रिलेटेड पार्टी में मान लो एग्जम्प्ट हो गया। 60,000 इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप। याद करो अगर कोई ट्रस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप देगा वो भी एग्जम्प्ट है। तो उसने मुझसे मांगा क्या है? टैक्सेबल अमाउंट बता दो
अदर सोर्स में, सैलरी की बात नहीं कर रहा, अदर सोर्स में। तो अदर सोर्स में ये 3 गिफ्ट आते हैं और ये तीनों ही एग्जम्प्ट है। और जब ये क्वेश्चन बना था ना, बच्चा पता क्या बोल के आया? 50,000 रुपए। सर ये 50,000 रुपए टैक्सेबल है, ये सैलरी में है, वो हमसे मांग रहा है अदर सोर्स। बच्चा कह रहा है यही तो गलतियां होती हैं सर, कि मांगता कुछ और है, क्वेश्चन हम कुछ और पढ़ते हैं। 3 घंटे में ध्यान ही ना था हमें कर रहे क्या है, क्योंकि उसने देखो कंफ्यूज कितना बढ़िया किया। उसने 50,000 बोल दिया, बच्चे को लगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाले केस में 5,000 की लिमिट होती है, ये टैक्सेबल हो गया। नो डाउट ये टैक्सेबल है। ये तीनों गिफ्ट उसने एग्जम्प्ट बोल दिए। टैक्सेबल कितना आ रहा है? 50,000। बच्चे ने आंसर भर दिया 50,000, उसने ये मांगा ही नहीं है। गिफ्ट कितने टैक्सेबल है? वो कह रहा है अदर सोर्स में कितने टैक्सेबल है। तो ये अदर सोर्स में तो ये 3 गिफ्ट आते हैं और ये तीनों ही एग्जम्प्ट है, तो ये आंसर इसका बनेगा नील। बस ये पर ध्यान देना। ये वाला एग्जम्प्ट क्यों है? मदर की सिस्टर, मासी, मासी से मोसी या मासी जो भी आप बोलते हो, एग्जम्प्ट है। मैरिज पर एग्जम्प्ट है, ट्रस्ट से मिलेगा, एग्जम्प्ट है। जब ये तीनों एग्जम्प्ट है तो आंसर कितना आएगा? नील आंसर हमारा आएगा। ठीक है। और अगर ये मांगता ना अदर सोर्स ना बोलता, ये बोलता टोटल गिफ्ट कितने टैक्सेबल हैं, फिर 50,000 जो मिला था वो भी मैं टैक्सेबल कर देता। बट उसने अदर सोर्स मांगा तो आंसर कितना आएगा? नील आएगा। ये बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। फिर वो कह रहे हैं टाइम लिमिट फॉर मेकिंग रिविजनल ऑर्डर अंडर सेक्शन 263। 263 की रिवीजन याद करो, अपील के चैप्टर में डिपार्टमेंट की रिवीजन होती है ना, कितने साल में कंक्लूजन होता है? 2 साल में। तो ये 6 महीने, 6 महीने, 1 साल। आंसर आएगा नन ऑफ द अबव। इसकी लिमिट होती है 2 साल, तो इसका आंसर बनेगा डी। बच्चा कह रहा है लिमिट तो 1 साल होती है, लिमिट 1 साल होती है। रिवीजन जो वो 264 का होता है, जो असेसी वाला होता है, वो किसकी कह रहा है? 263 की बात कर रहा है। और 263 में रिवीजनल ऑर्डर 2 साल के अंदर पास होता है। जो अपील वाली रिवीजन क्लास थी ना, जो मैंने सेशन के अंदर लगाई थी, एक बार उसमें जाके देख लेना, वहां लिमिट आपको दिख जाएगी 2 साल की। तो आंसर 2 साल दिया ही नहीं हुआ, दैट इज नन ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। उसके बाद देखो जी आगे यहां पे क्या आ रहा है? बालू पेड ₹1 लाख टू राज फॉर परचेज ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप। He harvests the produce, that is paddy, by incurred expenditure 25,000. He sold the said paddy 180. His other income for the year ended 4,60,000 पे। टोटल इनकम पूछ रहा है। तो पहले तो ये देखो, यहां पे सेल प्राइस कितना है जी? 1,80,000 पे सेल प्राइस ये हो गया पैडी का। उसकी कॉस्ट कितनी है? 1 लाख रुपए। 1 लाख माइनस कर दिया। उसने फिर एक्सपेंडिचर इंकर किए 25,000 पे, ये माइनस कर दिया। तो नेट इनकम आ गई 55, ये आ गई। और अदर इनकम कितनी है? 4,60,000। तो ये 4,60,000 और ये 55,000 पे उसकी टोटल इनकम आ गई 5,15,000 पे। तो बताओ इस क्वेश्चन में था क्या? अब बच्चा कहता है पेपर बहुत मुश्किल आता है सर, पेपर हमसे होता ही नहीं है। पेपर इसलिए नहीं होता कि आप 3 घंटे बहुत ध्यान से नहीं करते। पिछले वाले दोस्त जब उंगली मारते हैं ना पीछे से, आपका माइंड कंफ्यूज हो जाता है। अब इस क्वेश्चन में है क्या? सेल प्राइस दिया हुआ है, आपका कॉस्ट यहां पर दी हुई है 1 लाख रुपए माइनस कर दिया, एक्सपेंडिचर 25,000 पे है, तो ये इनकम आ गई। और अदर इनकम दिया 4,60,000 पे, टोटल इनकम आ गई 5,15,000 पे। उसने ये तो मांगा टोटल इनकम कितनी है? 5,15,000 पे। ठीक है। बाकी अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, प्लीज आप मुझसे पूछोगे कमेंट बॉक्स में वीडियो खत्म होने के बाद कि सर इसमें डाउट है, प्लीज आप बता दो। बट ऐसे मत पूछना, पहले एक बार वीडियो दोबारा चेक कर लेना, फिर भी कोई डाउट आएगा फिर मुझसे पूछ लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत एंगेज इन द बिजनेस, क्लेम दैट ही पे 10,000 पर मंथ बाय चेक रेंट फॉर हिज रेजिडेंस। ही डज नॉट ओन एनी रेजिडेंशियल बिल्डिंग। हिज टोटल इनकम कंप्यूट बिफोर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 GG 3,40,000 पे। द अमाउंट ही क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 GG। याद करो 80 GG आपने किया होगा डिडक्शन के चैप्टर में। 80 GG किसका है? कि अगर मैं एम्प्लॉय नहीं हूं बट फिर भी किराया पे कर रहा हूं, डिडक्शन क्लेम करूंगा 80 GG के अंदर। डिडक्शन कितनी मिलती है? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। लीस्ट किसमें से? 5,000 पर मंथ और 25% एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम और रेंट पेड माइनस में 10% इनकम का, इसमें से जो भी लेस होगा उतने की डिडक्शन मिलेगी। अब अगर 5,000 पर मंथ मतलब 60,000 पे ये, और यहां पे 25% इसका, तो इनकम मुझे कितनी दी हुई है? 3,40,000। तो अगर मैं 3,40,000 का 25% निकालूंगा तो कितना आएगा? 85,000। और फिर रेंट पेड कितने हैं? रेंट पेड यहां पर दिया हुआ है देखो 10,000 पर मंथ, मतलब 1,20,000 पे, और माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। तो भैया इसका 10% कितना आएगा? 34,000। तो 120 माइनस 34 86,000। इसमें से कम क्या आ रहा है? इन तीनों में से कम क्या आ रहा है? 60,000 पे। डिडक्शन कितनी मिलेगी? 60,000 पे। आप इसका आंसर चेक करोगे, आंसर इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है 24,000 पे, जो आंसर गलत है।
जो गलत है, इसका रिवाइज आंसर जो बनेगा वो 60,000 बनेगा। 24,000 ये लिमिट पहले 2,000 पर मंथ थी, अब वो लिमिट ही खत्म हो चुकी है, अब लिमिट 5,000 पर मंथ है, तो आंसर बनेगा 60,000। तो करेक्ट आंसर मार्क कर लेना, इसका आंसर 60,000 पे है। बच्चा कहता है सर ये तो क्वेश्चन हमें एचआरए का लग रहा है, एचआरए में था ना, वो एचआरए में आपने हमें बताया था एचआरए जितना मिलेगा, फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, मेट्रो सिटी में तो 50%, अदर में है तो 40। तो क्या क्वेश्चन वो नहीं है नालायक, वो नहीं है ये क्वेश्चन, सैलरी का नहीं है, ये क्वेश्चन डिडक्शन का है। उसने बोला तो 80 जीजी, और मैंने कहा भी था 80 जीजी वहां मिलता है जहां एचआरए नहीं मिलता, क्योंकि अगर मैं एम्प्लॉई हूं फिर तो मुझे एचआरए मिलेगा। ये उनके लिए है जिनको एचआरए नहीं मिलता, उनको 80 जीजी मिलता है। 80 जीजी कितना मिलेगा, ये लिमिट आपके सामने यहां पे लिखी हुई है। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग निकालूंगा तो आंसर बनेगा लीस्ट वाला 60,000 पे, तो ये आंसर मेरे यहां पे निकल गया 60,000 पे। ठीक है, तो देखो मैंने लिखा भी है, रोंग आंसर दिया हुआ है इंस्टीट्यूट ने, जो करेक्ट आंसर बनेगा, मैं दोबारा बोल रहा हूं, करेक्ट आंसर है 60,000 पे, ये आंसर करेक्ट है जी। ठीक है जी, आगे बढ़े, चलो जी आगे बढ़ो फिर फटाफट से। अब आगे छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करते हैं जी, नहीं तो फिर 1 घंटा लग जाएगा आज। आगे देखो जी, अब यहाँ पे रमन एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म रिसीव 5 लाख फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। लो जी मैं आगे पढ़ूंगा ही नहीं, आपने बोल देना अगर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी है तो याद करो ये क्वेश्चन पहले भी आया था। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी फुली टैक्सेबल होती है, ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होती। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी फुली टैक्सेबल है, तो उसने मुझसे मांगा क्या है कि भैया कितना टैक्सेबल होगा, तो फुली टैक्सेबल होगा, बात ही खत्म। अगर ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करता फिर भी सोचता, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी फुली टैक्सेबल होगी, उस केस में कुछ नहीं होगा। आगे देखो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस अवेलेबल आफ्टर इंटर सोर्स सेट ऑफ कैन नॉट बी सेट ऑफ इनकम इन द अदर हेड इन द सेम असेसमेंट ईयर। पता क्या कहना चाह रहे हैं, वही बात कहना चाह रहे हैं, ऐसे कौन कौन से लॉस हैं जो दूसरे हेड की इनकम से खत्म नहीं हो सकते। आप खुद समझदार हो, स्पेक्युलेटिव लॉस स्पेक्युलेटिव इनकम से खत्म होंगे, स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से खत्म होंगे, उसके बाद कैपिटल गेन के लॉस कैपिटल गेन की इनकम से खत्म होंगे, दूसरे हेड की इनकम से कोई भी खत्म नहीं होता। तो इसके ऑल ऑफ द अबव जो है ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन था कि ये सारे लॉस जो हैं, ये सारे लॉस दूसरे हेड की इनकम से खत्म नहीं होते, अपने आप से खत्म होते हैं। उसने मांगा भी यही है, ऐसे कौन से लॉस हैं, ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखो जी, टू कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉस ए लॉस रिटर्न मस्ट बी फाइल्ड बाय असेसी within the stipulated time and get the loss determined by assessing officer. However, this condition is not applicable. क्या कहना चाह रहे हैं कि लॉस आपके कैरी फॉरवर्ड तभी होंगे अगर रिटर्न आपने सही टाइम पर फाइल की हो। इनमें से ऐसे कौन से लॉस हैं जो रिटर्न सही टाइम पर फाइल नहीं करोगे तो भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, वो कौन से हैं, हाउस प्रॉपर्टी के, याद करो मैंने क्लास के अंदर भी कहा था, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन और हाउस प्रॉपर्टी के लॉस ऐसे हैं अगर रिटर्न सही टाइम पे फाइल ना भी करो तो भी कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो उसने मुझसे यही मांगा है कि कौन से लॉस हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हाउस प्रॉपर्टी के लॉस ऐसे हैं कि जो मैं रिटर्न सही टाइम पे फाइल ना भी करूं तो भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर जी। उसके बाद देखो जी, 80 डीडी की डिडक्शन, 80 डीडी किसका है, हैंडीकैप वाला। अब याद करो अगर डिपेंडेंट हैंडीकैप की बात होगी तो मैंने कहा था 2 लिमिट होती हैं, अगर 80% से कम हैंडीकैप है तो 75,000, अगर उससे ऊपर है तो 1,25,000 पे। अब उसने मुझसे बताया नहीं कितना हैंडीकैप है, तो अगर कुछ भी नहीं कहा होगा तो लिमिट कितनी होगी 75। तो उसने मुझसे ये मांगा है डिडक्शन कितनी मिलेगी, 75,000 की फिक्स डिडक्शन मिलती है। यहां पर ध्यान देना, एक सेक्शन आपका 80U है, वो भी हैंडीकैप का है, वो हैंडीकैप इंडिपेंडेंट है। अगर कोई हैंडीकैप बच्चा पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है उसके लिए 80 डीडी है, और अगर अपने आप पे डिपेंडेंट है, और बहुत सारे हैंडीकैप बच्चे हैं जिनके पास स्किल है टैलेंट है, वो 80U में जाते हैं। तो लिमिट उसने कौन सी मांगी है, 80 डीडी की, लिमिट कितनी होगी 75, आंसर 75 आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद देखो जी, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट अंडर सेक्शन 80 टीटीए shall be allowed with respect to saving account with bank, cooperative society और पोस्ट ऑफिस, ऑल ऑफ द अबव। 80 टीटीए जो में जो डिडक्शन मिलती है इंटरेस्ट की, उसमें आपका अकाउंट कहां होना चाहिए, चाहे बैंक में हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी में हो, या सेविंग में हो, पोस्ट ऑफिस में हो, कहीं पर भी हो। ठीक है ना, आपको ध्यान रहो, एक सेक्शन 80 टीटीबी अभी नया आया है सीनियर सिटीजन के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, और ये सेक्शन 80 टीटीए है, ये भी सेक्शन आज एप्लीकेबल है, वो भी है, ये सीनियर सिटीजन के लिए है, ये अदर देन सीनियर के लिए।
तो उसने मुझसे मांगा 80 टीटीए कि अगर 80 टीटीए में इंटरेस्ट का बेनिफिट क्लेम करना है तो भैया इसमें आपका अकाउंट किसके अंदर हो, इनमें से कहीं पर भी हो, डिडक्शन मुझे मिल जाएगी। आप चेक करो, डिडक्शन का चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है सर। आज के पेपर में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो डिडक्शन के आ गए, तो डिडक्शन की रिवीजन भी सही ढंग से करनी पड़ेगी। ठीक है जी, डिडक्शन की रिवीजन भी सही ढंग से करनी पड़ेगी। तो कोशिश करना डिडक्शन पहले एक बार रिवाइज कर लेना, फिर एक क्वेश्चन पढ़ोगे उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद देखो जी, उसके बाद है ए रिटर्न फाइल बाय मिस्टर माला वाज फाउंड टू डिफेक्टिव, और उस डिफेक्ट को सही करने में कितने दिन लगते हैं, 15 दिन। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है सर, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि अगर कोई रिटर्न डिफेक्टिव है तो डिफेक्टिव रिटर्न को सही करने में कितने दिन लगते हैं, 15 दिन। तो आंसर हमारा 15 दिन आएगा जी। उसके बाद देखो जी, पार्टनरशिप फर्म, उसके बुक प्रॉफिट है 1,20,000, एक्चुअल रेमुनरेशन पे कर रहे हैं 3,54,000 वर्किंग पार्टनर को। वो कह रहे हैं डिडक्शन कितनी मिलेगी, आपने आप बोल देना डिडक्शन कितनी मिलती है। पहले जो बुक प्रॉफिट होते हैं 3 लाख तक के, उसका 90% और 1.5 लाख, विच एवरेज हायर कितना बनेगा, तो 1.5 लाख बनेगा। तो डिडक्शन कितनी मिलेगी, 1.5 लाख की मिलेगी। बच्चा ये बात कहता है सर यहां तो आपने सैलरी पे की है, वो 354 है ना, 354 तो सैलरी पे की है। अब 354 अगर सैलरी पे की है, उसमें से 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन मुझे मिलेगी, और बैलेंस जो 2,04,000 पे होंगे ये डिस अलाउड हो जाएंगे पार्टनरशिप फर्म के हाथ में। और ये आपने किया होगा पीजीपी के चैप्टर में, सेक्शन 40B आपने पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन उसका है। ठीक है ना, तो पहले 3 लाख के बुक प्रॉफिट का 90% और 1.5 लाख हायर, तो बुक प्रॉफिट मेरे 1,20,000 है, उसका 90 बनेगा 1,08,000, और 1.5 लाख हायर क्या बनेगा, 1.5 लाख रुपए। तो आंसर क्या आएगा, 1.5 लाख रुपए, ये मेरा आंसर आ जाएगा जी। उसके बाद देखो जी, द असेसमेंट ऑफ जूली प्राइवेट लिमिटेड अंडर 143(3) फॉर द असेसमेंट ईयर 1920 was completed 12th October 20. The notice of demand was served 27 October 20. The assessee has filed appeal before the CIT appeal. अपने आप बोल दो, जो हमने अपील वाला चैप्टर रिवाइज किया था, अगर मुझे CIT अपील में अपील करनी है कितने दिन में अपील होती है, 30 दिन। याद आ रहा आपको, ITAT में 60 दिन, हाई कोर्ट में 120 दिन, तो उसने बोला CIT में कितने दिन लगते हैं, 30 दिन। बताओ इस क्वेश्चन में है क्या। तो अगर आप इसको भी मुश्किल बोलोगे सर, आपको मैं बार बार कह रहा हूं 60% पेपर आसान बनता है, वो बस हमारा माइंड काम कर जाए कि वो 60 क्वेश्चन कौन से हैं। आपने ध्यान 60 क्वेश्चन पे लगाना है, 40 पे नहीं लगाना। तो जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, आपको पहले ये पकड़ने हैं कि जो बिल्कुल आसान हो, जो थोड़े मुश्किल है उसको एक बार छोड़ दो, माइंड खराब मत करो, क्योंकि सर करियर है हमारा। अब अगर आपने इसमें पैनिक हो गए तो पूरा करियर खराब हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद देखो जी अगला क्वेश्चन, फिर राहुल एज है, उसको पेंशन मिल रही है 2,40,000 और रेंटल इनकम 3,60,000 रुपए है। उसको आपको बताना है टैक्स कितना आएगा, एडवांस टैक्स कितना पे करेगा सितंबर में। अब अपने आप बोल दो 2,40,000 और 3,60,000, इनकम कितनी आ गई, 6 लाख। अब 6 लाख की इनकम पर टैक्स कितना बनेगा, सोच के बोलना। एज 62 है जी, एज 62 है, तो अगर एज 62 है तो 5 लाख से ऊपर इनकम है, 5 लाख से ऊपर इनकम है 1 लाख, उसका 20% तो आएगा 20,000 रुपए। यहां पे ये सही करना पड़ेगा एक बार, 20,000 पे टैक्स आएगा, और फिर मेरी इनकम बचेगी 3-6 लाख, एक में आ गया 20,000 पे, 5 उसमें 3 लाख तो एग्जाम्प्ट हो गए, क्योंकि ये 62 में 3 लाख एग्जाम्प्ट हो गए, तो बैलेंस 2 लाख का आएगा 5%, तो 10,000 पे 30,000 टैक्स आ गया, और इसमें 4% से सेट करूंगा, 31,200 रुपए टैक्स आएगा जी। अब 31,200 एडवांस टैक्स मुझे बताना है कब का, सितंबर का जी। तो पहली इंस्टॉलमेंट जाती है 15 जून, फिर 15 सितंबर। 15 जून को कितने परसेंट की, 15, सितंबर को 45, तो उसका 45% निकाल दो, तो 45% आएगा 14,040, ये आंसर आएगा जी। इतना उसका एडवांस टैक्स आएगा। ये आंसर गलत दिया हुआ है जी, इसको सही कर लेना। एक बार दोबारा बोल रहा हूं मैंने क्या की है, पेंशन की इनकम दी है 2,40,000 रुपए और रेंटल इनकम दिया 360, तो टोटल इनकम कितनी आ गई, 6 लाख। उस 6 लाख पर स्लैब रेट लगाए, स्लैब रेट से टैक्स कितना आ गया, 31,200। ठीक है, 31,200 का 45% मुझे पे करना होगा सितंबर तक, तो मेरा एडवांस टैक्स आ गया 14,040 रुपए, ये मेरा एडवांस टैक्स आ गया। तो ये क्वेश्चन आपका, इसका आंसर रिवाइज कर लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस का है जी, ये क्वेश्चन है ट्रांसफर प्राइसिंग के चैप्टर का, ट्रांसफर प्राइसिंग के चैप्टर का। याद करो ट्रांसफर प्राइसिंग के चैप्टर में एक आपने डेफिनेशन की होगी एसोसिएट एंटरप्राइज, उसमें लिखा था कि अगर किसी पर्सन ने 90% से ज्यादा मटेरियल एक पर्सन से लिया है तो वो क्या बन जाते हैं, एसोसिएटेड बन जाते हैं। तो उसने वही मांगा है, मटेरियल 90%
ये वाला जो होगा ये हमारा बन जाएगा एसोसिएटेड, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन हमने कर लिए। कराने मुझे यार 35 थे, मैं सोच के 35 आया था, बट अप्रोक्सीमेट मुझे ऐसा लग रहा है 45 से 50 मिनट हो चुके हैं, और टाइम हमारा 35 क्वेश्चन में कम से कम 1 घंटा लग जाता है सर। आप खुद समझ लो, एग्जाम में क्वेश्चन में ना 3 घंटे आराम से लगेंगे, जो बच्चे अच्छे से लॉजिकल तरीके से क्वेश्चन पढ़ के करते हैं। ठीक है, आज मैं 5 क्वेश्चन अब और नहीं करा रहा, क्योंकि मेरा गला दर्द हो रहा है। ठीक है, गले में थोड़ा पेन हो रहा है मेरे, तो मैं अगली सेशन के अंदर, वैसे मैंने उसके आंसर पूरे रिवाइज किए हुए हैं, देखो मैं आपको दिखाऊं, ये आंसर मैंने पूरे रिवाइज किए हुए हैं। ठीक है, बट मेरा अभी गला पेन हो रहा है थोड़ा सा, तो मैं कराऊंगा नेक्स्ट सेशन में, करा दूंगा आपको। बाकी जितने भी मेरे बैलेंस बचे 40 क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट सेशन में करा दूंगा। तो आज 30 ही कर लेना, इस 30 को एक बार दोबारा समझ लेना, वीडियो दोबारा सुन लेना। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ जाएंगे, और उम्मीद करता हूं कि आप रिवीजन करने के बाद फिर देख रहे होंगे। उम्मीद करता हूं कि पहले आप कुछ क्वेश्चन पढ़ के आते होंगे, बट मेरे को ये भी पता कई बच्चे ऐसे आके बैठ जाते हैं। ठीक है, उनको पता विवेक सर करवाते हैं और उनको फिर समझ में नहीं आता, फिर मुझे दुख होता है। तो प्लीज 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 अगले कुछ क्वेश्चन पहले पढ़कर आओगे तो समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आज 30 क्वेश्चन ही रिवाइज कर लेना, एक बार वीडियो दोबारा देख लेना, फिर भी कोई किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है कमेंट बॉक्स में डाल देना, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, मैं डाउट्स आपके ले लूंगा नेक्स्ट सेशन में। सॉरी आज के लिए 5 क्वेश्चन मैंने कम कराए हैं, बट मैं नेक्स्ट क्लास में पक्का पक्का पूरे 40 क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। ठीक है, चलो तो फिर बाकी मुलाकात करता हूं यार नेक्स्ट क्लास में, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू। ठीक है जी, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, और बस अच्छे अच्छे कर्म करो, और बुरा मत बोलो, ना किसी का बुरा सुनो, अपना पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, बस हमारा मेन काम ये है। ठीक है, मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूं आपके लिए एफर्ट्स लगाने की, आप भी पूरी कोशिश करो, दोनों मिलके काम करेंगे, रिजल्ट हमारा पक्का आएगा। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन प्लीज एक बार दोबारा से सुन के, कोई डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में डाल देना, आपके डाउट्स में ले लूंगा। ठीक है, टेक केयर, लव यू।